नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज हमारा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है और उस वक्त इंटरव्यू है जब मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 100 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और व इक़्तिसादी उमूर जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले जो आपसे सवाल करने जा रहा हूँ सर वो है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है सर वो 100 दिन के अंदर हमने देखा कि IMF और दोस्त ममालिक के दरमियान घूमती रही। इस दौरान हमने ये भी देखा कि रुपए की कीमत में भी कदर कमी आई, टैक्सेस भी लगे मुख्तलिफ चीज़ों पे, लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि IMF के शराइत को आपकी हुकूमत ने आपने मानने से इनकार कर दिया, जिसका न सिर्फ कैबिनेट ने इसको सपोर्ट किया बल्कि कई मुआशी माहिरीन ने भी इसको बाद में बहुत अप्रिशिएट किया। हालांकि इक़्तिसादी जो आपके जो एडवाइज़र थे उनमें एक ही डॉक्टर अशफाक़ी मेरा ख्याल है कहते रहते थे टीवी में कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बहरहाल तो अब आप IMF की तरफ नहीं जा रहे हैं, आपने उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया है। तो अब सर ये जो मईशत की बहाली के लिए आपके पास ऑल्टरनेट रोड मैप क्या है सर? और ये 100 दिन में यकीनन आपकी मिनिस्ट्री ने भी कोई अचीवमेंट कारकर्दगी देनी है अवाम को, लोगों को, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, मईशत को हमने किस तरीके से सही सिमत की तरफ लेके जाना है वो एक मुख्तलिफ बात है, और IMF की इस वक्त ज़रूरत है या नहीं वो एक मुख्तलिफ बात है। जो मईशत को किधर लेके जाना है इसको समझने के लिए या IMF से अगर हम हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम IMF के पास जाते क्यों हैं। क्योंकि हमारी जो बैरूनी आमदनी है, जिसके अंदर हमारी रेमिटेंसेस हैं, जिसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं और जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आती है, वो नाकाफ़ी हैं उस ज़रूरत के लिए जो हमें इंपोर्ट्स की शक्ल में ज़रूरत पड़ती है, और जो पुराने हमने कर्ज़े लिए हुए हैं उनकी अदायगी के लिए जो ज़रूरत बढ़ती है। वो जो खसारा होता है मजमूई तौर पे उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, और वो क्योंकि हम मुस्तकिल खसारे के अंदर रहते हैं तो हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं उस खसारे को पूरा करने के लिए। जब वो एक हद से बाहर निकल जाते हैं तो आम जो हमारे कमर्शियल बैंक्स वाला हैं वो हमें कर्ज़ा देना छोड़ देते हैं और हम IMF के पास चले जाते हैं कि जी अब बचाइए हमें, क्योंकि अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। इससे निकलने के लिए हल वही है कि जो मसला है उसको हल करना है, यानी कि आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, यानी आपकी बाहर से जो रेमिटेंस आ रही है उसको बढ़ाना है, हमने इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाना है। और पहले 100 दिन के अंदर जो हमने काम किए उसके अंदर इसी के ऊपर जोर रहा। जितने फैसले किए गए एक्सपोर्टर्स के लिए, गैस की कीमत कम, बिजली की कीमत कम, जो रीबेट्स रिफंड्स रोके हुए थे उनको पेमेंट करनी शुरू की है हमने, ताकि वो उनको पैसा उनको मिल सके। जो रेमिटेंसेस आ रही हैं उनके लिए किस तरीके से आसानी पैदा की जा सके, और उसमें इब्तदाई कामयाबी, सिर्फ इब्तदाई कामयाबी मैं इसको कहूँगा, वो मिलनी भी शुरू हो गई है। एक्सपोर्ट्स पहले पिछले साल से बढ़ गई हैं, इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, करंट अकाउंट का खसारा जो है वो कम हो गया है, तरसीलात जो बाहर से आ रही हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से वो बढ़ गई हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है, अभी इसमें और बहुत करने की गुंजाइश है। लेकिन ये सारे वो जो आगे काम करने हैं उसमें टाइम लगेगा। फ़िलहाल जो इस वक्त फौरी जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए जो है वो हमें क्या करना है, वो या आपको IMF से, और ये मैं इलेक्शन से पहले बार बार जितने भी टेलीविजन इंटरव्यू होते हैं हर दिन बोलता था कि बेल आउट तो नागज़ीर है, सवाल सिर्फ ये है कि IMF से होगा या किसी दोस्त मुल्क से होगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने IMF के साथ भी बातचीत शुरू की, दोस्त ममालिक भी गए और उसमें कामयाबी हासिल हुई, और उसी से हमारे पास ये गुंजाइश पैदा हुई कि हमें कोई फौरी तौर पर या हर सूरत में IMF के साथ मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी शराइत ऐसी होती हैं जो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के लिए ठीक है, हमारे अवाम के ऊपर एक ऐसा बोझ नहीं डालेंगी जो नहीं डालना चाहिए, तो हम उनसे मुआहदा कर लेंगे। अभी भी हमारी बातचीत उनके साथ ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन हमने अपने लिए इतनी गुंजाइश पैदा कर ली है कि वो जो बंदूक सर पे रखी हुई थी वो हट गई है, और अब हम एक आज़ाद मुल्क की तरीके से फैसले कर सकते हैं। सर $1 बिलियन अभी सऊदी अरब से आया है, लेकिन ये अगर हम देखें, मैं
मतलब कैलकुलेशन में नहीं जाता, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो टोटल इसका कंक्लूजन है कि तकरीबन ये 1 महीने के लिए काफ़ी होगा। तो ये जो 1 बिलियन आपका डॉलर आया है, ये 1 महीने के लिए अगर काफ़ी है तो फिर सर उसके बाद आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है, क्या हिकमत अमली है, जो अगर आप IMF की तरफ नहीं जाते हैं तो फिर इस चीज़ को आप बेहतर कर सकें? जी, इसमें डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त, आपका नंबर बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको याद हो कि जब मैंने ओथ लिया था तो उससे पहले ही एक मीडिया ब्रीफिंग हुई थी। उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर लोगों ने मुझसे पूछा था, सहाफ़ियों ने, कि हमारा फाइनेंसिंग गैप कितना है, कितने पैसे की कमी है। तो मैंने 12 अरब डॉलर का एक नंबर दिया था। वो 12 अरब डॉलर जो है हमारे या तो माहिदा हो चुका है या माहिदा उसूली तौर पर हो चुका है और इस वक्त डिटेल से वर्क की जा रही हैं। वो 12 अरब डॉलर हम इंशाल्लाह ताला पूरा कर लेंगे। इसीलिए ये जो है इस साल का जो क्राइसिस था वो क्राइसिस हमने हल कर दिया। और जैसे मैंने कहा था कि कोई इस वक्त फौरी बहरान अब बाकी नहीं रहा है। लेकिन जो असल हल करना है वो ये नहीं है कि 12 अरब डॉलर का खसारा करते रहे, या पिछले साल जिस तरह 19 अरब डॉलर का खसारा किया गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 19 अरब डॉलर का खसारा करें और उसके बाद कर्जे ले लेकर आप उसको पूरा करते रहे। असल हल तो ये है कि वो खसारा खत्म किया जाए, और उसी के लिए वो इकदाम है जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो उम्मीद है कि वो 19 अरब डॉलर से खसारा कम हो के इस साल 12 अरब डॉलर तक महदूद हो जाएगा, और जब अगला साल आएगा तो उसमें और खातिर खा कमी की जाए, और आखिरकार उस आज से 3 साल 4 साल बाद वहाँ पहुँचा जाए जहाँ पाकिस्तान अपनी तारीख में आज तक बहुत कम पहुँचा है। और वो ये कि हमारे पास खसारे के बजाय हमारी आमदनी ज़्यादा हो और हमारे अखराजात कम हो बैरूनी जो हैं, और पाकिस्तान जो है अपने कर्जे वापस करने शुरू कर सके। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आप IMF के पास जाते भी तो आपको 6 अरब डॉलर 6 बिलियन डॉलर्स मिलते, तो सर क्या ये आपके पास जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप इस्लामिक सुबुक बॉन्ड्स फ्लोट कर देते, यूरो बॉन्ड फ्लोट कर देते, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बॉन्ड जो कि आपने वादा भी किया हुआ था वो फ्लोट कर देते, आप AC-25 जो अकाउंट है फॉरेन अकाउंट पाकिस्तानियों का, हम लोगों का, आपका, सबका, उसमें 3 से 4% आप इंटरेस्ट देकर वो पैसा भी आपकी तरफ आ सकता था। सेलुलर में कोई सेल कोई लाइसेंस मजीद दे सकते थे। तो सर ये तकरीबन आपको 6 बिलियन जो आपका डॉलर है आपको यहाँ से मिल सकता था। तो क्या इस पर कोई नज़र है सर आपकी? सर ये IMF का जो अपना पैसा आता है ना डॉक्टर साहब, वो जो 6 अरब डॉलर भी आएगा वो फौरी इस साल में नहीं आएगा, वो तो 3 साल के अंदर आना है। तो आप लगा लेंगे 6 बिलियन डॉलर 3 साल के प्रोग्राम में तो सिर्फ 2 बिलियन डॉलर आना है। तो फिर ये क्या इतनी बड़ी बात क्या है? बात यह है कि सिर्फ IMF का अपना बराह रास्त जो पैसा आता है वो नहीं होता। हमारे जो मल्टीलैटरल जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दूसरे इदारे हैं, उनकी भी एक हिस्सा, उनकी बड़ा हिस्सा उनकी लैंडिंग का, उनके जो कर्जे आते हैं वो मशरूत होता है कि IMF के कंफर्ट लेटर के साथ। सो IMF का अगर कंफर्ट लेटर नहीं होगा तो वो पैसे भी फिर आपके पास नहीं आएंगे। इसी तरीके से कमर्शियल मार्केट के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की, जिस वक्त हुकूमत हमारी आई थी, उस वक्त जो सूरत हाल थी, जो खसारा था और आगे जो गैप नज़र आ रहा था, उसके अंदर अगर आप मार्केट से पैसा लेने के लिए कोशिश करें तो आपको बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती। वो मुल्क के लिए ठीक नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा हाई रेट्स के ऊपर जाकर बोरोइंग करें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बॉन्ड है वो बिल्कुल करना है, और कल की काबीना की मीटिंग के अंदर उसके अप्रूवल के लिए भी गया हुई है हमारी सामरी। इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगी, वो ज़रूर हम करेंगे। लेकिन उससे भी बहुत बड़ी रकम फौरी तौर पर जो है वो नहीं हमारे ख्याल में आएगी, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है, उसको हर साल हमें करना चाहिए और उसको एक मुस्तकिल ज़रिया बनाना चाहिए आमदनी का। जहाँ तक सेलुलर की आपने बात की, वो तो बिल्कुल हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर हम उसके ऊपर काम करें। उसमें 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो लाइसेंस रिन्यूअल आना है, वो मई के अंदर आएगा। 2 लाइसेंसेस मई में, और फिर एक लाइसेंस जो है अगस्त के अंदर आएगा। तो उसके ऊपर अभी से काम शुरू हुआ हुआ है, मैं खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ ज़ाती तौर पे। और इसी तरीके से स्पेक्ट्रम एलोकेशंस करनी है, वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए भी हमने काम शुरू कराया हुआ है। लेकिन ये काम जो है वो बिल्कुल टेक्निकल काम होते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं, हुकूमत का एक शफाफ निज़ाम है। तो वो कम से कम आपको 4-6 माह और लगेंगे इससे पहले कि वो पैसा आना शुरू हो। AC-25 का मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी सर, क्या उसमें आप इंटरेस्ट दे के पाकिस्तानियों से डॉलर अकाउंट से पैसे नहीं ले सकते थे सर? आपको उससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता।
सर वो FE25 के अंदर पैसा जो है ना वो अच्छा एक ज़रिया नहीं है। बॉन्ड तो एक अच्छा ज़रिया है और पाकिस्तानियों से जो आपने पैसा लेना है वो बॉन्ड की शक्ल में लेना चाहिए। लेकिन FE25 का पैसा जो है वो बैक जुम्बिश कल्म इंसान वापस भी निकाल सकता है। वो रिस्की फ्लोज होते हैं और एक इस सूरत हाल के अंदर जहाँ पे हमारी इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर पहले ही बहुत लो लेवल पे हो, तो उसके ऊपर रिलाय करना जो है वो हमारे ख्याल में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए, इस वक्त आप वज़ीर ख़जाना हैं, ज़ाहिर है मैं आम पाकिस्तानियों के लिए पूछना चाहता हूँ। बज़ाहिर तो जब हम कहते हैं कि जी हमारा रिज़र्व है तो उसमें स्टेट बैंक का जो रिज़र्व होता है वो एक्चुअल रिज़र्व होता है, कमर्शियल बैंक का रिज़र्व एक्चुअल नहीं होता है। और मज़ीद ये कि हमारे बैंक में जो कोई डिपॉज़िट होता है जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम सेल करते हैं, जैसे लास्ट टाइम 3G 4G हमने सेल किया, वो अमाउंट आया। तो इस वक्त पाकिस्तान का एक्चुअल रिज़र्व जो कि स्टेट बैंक का वो कितना है, और कमर्शियल बैंक से जो बोरिंग है वो कितना है, इस वक्त जो एक्चुअल रिमिटेंस है वो भी ज़रा सा अगर आप हमें बताएं सर कि एक्चुअल रिमिटेंस इस दफ़ा आपके नॉलेज में कितनी आई है। तो ये ज़रा सा हम चाहते हैं कि आम पाकिस्तानियों को भी पता चले। देखें, इस वक्त जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तफरीक करनी चाहिए। जो स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर पड़े हुए होते हैं वो स्टेट बैंक के ज़खायर कौम के हैं, और जो भी पाकिस्तान को ज़रूरत हो, चाहे वो इंपोर्ट्स जो दरामदात हो रही हैं उसके लिए या हमें कर्ज़ की अदायगी के लिए, सूद की अदायगी के लिए पैसा चाहिए, तो हम उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कमर्शियल बैंक में डिपॉज़िट पड़े हुए हैं वो निजी मिल्कियत के हैं। वो एक आपका मेरा तो खैर कोई नहीं है, लेकिन आम आदमियों का पैसा है। उस पैसे को अगर मैं इस्तेमाल कर लूँगा तो जिस वक्त वो उस आदमी को पैसा चाहिए होगा वो वापस आएगा मांगने के लिए, तो मेरे पास वो पैसा नहीं होगा। और यही हुआ 1998 में जब डॉलर अकाउंट फ्रीज हुए थे। तो हुआ ये कि हम अपने जो प्राइवेट अकाउंट्स थे उसके अंदर लोगों ने जो अपने डॉलर जमा कराए हुए थे, हमने वो इस्तेमाल कर लिए अपनी करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग के लिए और अपनी इंपोर्ट्स को और ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। जब एटमी धमाका हुआ और एकदम से खदशा था कि लोग वापस आएंगे, वो कहेंगे कि जी हाँ अब मेरा पैसा वापस करें क्योंकि खतरा है कि शायद डॉलर अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, तो आपके पास तो वो डॉलर है ही नहीं लोगों को देने के लिए। तो उसके ऊपर बिल्कुल उसको अलग रखना चाहिए। इस वक्त 8 अरब डॉलर के करीब लगभग जो हैं स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व्स होने कितने चाहिए? उमूमी तौर पे कहा जाता है कि 3 माह की जो आपकी दरामदात हैं कम से कम उतने उसके बराबर होने चाहिए। यानी पाकिस्तान की इस वक्त जो दरामदात हैं उसके मुताबिक ये 13 से 13.5 अरब डॉलर के रिजर्व्स होने चाहिए। हम उससे 5 साढ़े 5 अरब डॉलर कम पे हैं, तो ये एक अच्छी सतह नहीं है जहाँ पर हम हैं। जहाँ तक आपने रेमिटेंसेस का सवाल पूछा, रेमिटेंसेस जो एक बहुत पॉजिटिव इस वक्त जो मज़बूत जो ट्रेंड देखने में आया है इस साल के अंदर, वो रेमिटेंसेस के अंदर इजाफा है। पहले 4 माह के अंदर इस साल के 15.5% इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत, और वो 15.5% को अगर मैं एक डॉलर अमाउंट बताऊं तो 1 अरब डॉलर ज़्यादा रेमिटेंसेस आई है। गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने 1 अरब डॉलर ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा भेजा है इन 4 माह में बनिस्बत पिछले साल के यही 4 माह जो थे। और अक्टूबर का जो महीना है उसमें 20% इजाफा था पिछले अक्टूबर के मुकाबले के अंदर। तो एक वाज़े ट्रेंड नज़र आ रहा है हमारे ख्याल में। तो हम इसको कहते हैं इमरान खान इफेक्ट, कि एक इमरान खान की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर जो उनकी स्टैंडिंग है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी वजह से गैर मुल्की पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क में पैसा ज़्यादा वापस भेज रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है सर कि ये जो आपका FBR है इसकी रिकवरी के केसेस सर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी रिकवरी सभी इस वक्त अरबों में है। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 1000 अरब रुपए आ सकता है हुकूमत के पास अगर जो स्टे ऑर्डर दिया हुआ है अदालतों ने। और सर फाइनेंशियल मैटर पे स्टे ऑर्डर 6 महीने से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर हुकूमत अदलिया से बात करे, जैसे मुलाकात होती है, मुख्तलिफ इशू में बात होती है, तो अगर ये स्टे ऑर्डर ख़त्म किया जाता है और फैसला होता है तो हुकूमत को इसको हज़ारों अरब रुपए का फ़ायदा हो सकता है सर। 1000
जी बिल्कुल, जो केसेस इस वक्त लिटिगेशन के अंदर हैं, जो कोर्ट्स में अपील में रखे हुए हैं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1000 अरब से ज़्यादा की उसमें अमाउंट बनती है। थोड़ा सा मैं आपको ये कॉशन कर दूं डॉक्टर साहब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब फैसले होंगे तो ये सारे फैसले एफबीआर के हक़ में होंगे। आपको पता है कि एफबीआर भी हमेशा वो फैसले नहीं करता जो कानून के मुताबिक हों, और हर केस जो उन्होंने बनाया हुआ होता है। कुछ केसेस ऐसे होंगे जो टैक्स पेयर के हक़ में जाएंगे जहां नाजायज़ डिमांड हुई हुई है, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां एफबीआर के हक़ के अंदर जाएंगे। ये बात जुडिशरी के साथ बिल्कुल जैसे आपने कहा इसी तरीके से एफबीआर चेयरमैन कर भी चुके हैं, और एक टैक्स जो बेंच है, स्पेशलाइज्ड बेंच बनाने की बात हो रही है, ताकि ये जो बैकलॉग जिस तरीके से बैंकिंग कोड बनाए गए थे, इसी तरीके से टैक्स का बेंच बना दिया जाएगा, जिससे आसानी होगी और तेज़ी से ये फैसले हो सकेंगे। इसी तरीके से आगे ये जो केसेस जा रहे हैं उसके लिए एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम जो है वो हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां मैंने कहा ना कि हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एफबीआर की पोजीशन ही ठीक हो, तो आउट ऑफ कोर्ट में अपील में जाने से पहले भी एक तरीक़ेकार हो जिसमें आप समझ लें कि एक जरगे का निज़ाम आप उसको कह लें, कि जहां पर बैठ के फैसला हो सके, और अगर वो दोनों पार्टीज के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो तो फिर वो केस कोर्ट के अंदर जाएगा नहीं। तो ये दोनों काम किए जा रहे हैं। ठीक है ना, मैं एक छोटे से ब्रेक में जाता हूँ ना, वापस आता हूँ, फिर कुछ अहम सवालात हैं असद उमर साहब के लिए, हम उनसे पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक सर। मुझे एफबीआर से याद आया, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट था, वो ये था कि अगर एफबीआर को हम दुरुस्त नहीं कर सके तो हम इसे ख़त्म कर देंगे, और इसके लिए फिर ऑल्टरनेट कोई तरीक़ेकार रखेंगे। मेरा यहाँ एक सवाल है सर, एफबीआर के ऊपर क्लर्क बादशाह सर बहुत मजबूत हैं, और बहुत जिस तरह अभी बात हो रही थी कि बहुत से ऐसे केसेस बनाए जाते हैं, तो सर ये एक तरफ ये, और दूसरी तरफ मेडिकल डॉक्टर बहुत बड़ी तादाद में हैं सर, जो एफबीआर में हैं, जो एक बहुत अहम इदारा है टैक्सेशन का, जहां माहिर इनकम टैक्स होना चाहिए, इस किस्म के लोग होना चाहिए जो उस क्वालिफिकेशन को उस लिहाज से मीट करते हो। तो आप नहीं समझते सर कि एफबीआर के अंदर ये जो क्लर्क बादशाह हैं और ये बहुत बड़ी मेडिकल तादाद में मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इसके सिलसिले में कुछ स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए सर, कुछ नई एफबीआर, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था सर? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि एफबीआर एक ऐसा इदारा है जिसमें बहुत बेहतरी, थोड़ी नहीं बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तमाम रेवेन्यू जनरेशन के लिए कलीदी किरदार है इस इदारे का, और अगर आप एफबीआर के निज़ाम के अंदर और एफबीआर की जो कारकर्दगी है उसके अंदर बेहतरी नहीं लाएंगे, तो जो हम तमाम काम करना चाहते हैं, कर्ज़ों का बोझ कम करना चाहते हैं, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकेगा। तो ये तो पहली बात तो यहाँ से शुरू करें कि ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसकी अहमियत जो है, और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी एक्सपर्टीज़ है जो होनी चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिसी डेवलपमेंट, ऑडिट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन टैक्स एवेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल दुनिया जो है वो बहुत आगे चली गई है, वो फाइलें खोल कर, और वो पुराना निज़ाम जो है उसका एक किरदार है अभी भी, लेकिन दुनिया से बहुत आगे चली गई। टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है, जिससे पैटर्न देख के पता किया जा सकता है कि कौन जो है वो टैक्स ठीक दे रहा है और किसके मशकूक लग रहे हैं टैक्स रिटर्न। वो सब काम करने की ज़रूरत है, वो तमाम एक्सपर्टीज़ बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहला तो कुछ कानूनी बंदिशें थी, हमने उसको ख़त्म किया। जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो हुकूमत बनने के सिर्फ 1 माह के बाद हमने वो पेश किया था असेंबली के अंदर, उसके अंदर हमने 2 कानूनी तरामीम की गई, जिसकी वजह से अब वो तमाम डेटा जो इस्तेमाल किया जा सकता है इन एक्सपर्टीज़ रखने वाले लोगों के लिए, एफबीआर के अंदर तो वो बाद में हम डेवलप करेंगे, उसके अंदर टाइम लगेगा, लेकिन हमने कानून के अंदर ये गुंजाइश पैदा कर दी कि ये दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान के जो बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं उनको ये डेटा दे के एनोनिमाइज करके उसको डेटा दे के उसको इस्तेमाल किया जा सके। फिर दूसरा जो बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज जो करने जा रहे हैं, उसूली तौर पे तो फैसला हो गया था, लेकिन कल काबीना की वो उस पे है एजेंडा के ऊपर और बाकायदा उसकी मंजूरी हो जाएगी।
पॉलिसी को और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने जा रहे हैं। क्योंकि उसके एक से ज़्यादा नुकसानात थे। एक तो ये है कि ज़ाहिर है एफबीआर का काम सिर्फ रेवेन्यू मैक्सिमम करना होता है, उनका काम ना सनती तरक्की है ना एक्सपोर्ट की प्रमोशन है। तो अगर सिर्फ टैक्स पॉलिसी की सारी इनपुट वहाँ से आ रही है तो वो एक इनबिल्ट कॉन्फ्लिक्ट का एक बात है। और दूसरी फिर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इसको, इस ताकत को बहुत सारे लोगों ने सालों में इस्तेमाल किया है पैसा बनाने के लिए भी। आपकी मर्जी के कानून बनते रहे, कंपनीज के स्पेसिफिक और ताकतवर लोगों के लिए खुसूसी तौर पे कवानीन में तब्दीली आती रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें कमी करने के लिए हम वो सेपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। और जो टीम है उसकी क्वालिटी बिल्कुल उसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे मेहनती लोग, दयानतदार एफबीआर में भी हैं, शायद उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, उनको भी इनकरेज करने की ज़रूरत है, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने की ज़रूरत है। और नज़र आना चाहिए कि जो दयानतदार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कौम के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरक्की होती भी नज़र आए। और वो जो कि अपनी बैंक बैलेंसेस बढ़ा रहे हैं, अपनी जायदादें बढ़ा रहे हैं, उनके लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए एफबीआर के अंदर। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर एफबीआर चेयरमैन को वज़ीर आज़म की तरफ से भी हिदायत हैं, मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि बेहतरी जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। चलें सर, ये तो बड़ा अच्छी बात है, रिस्ट्रक्चरिंग भी है पॉलिसी में, तब चेंजिंग है। मैं सर आता हूँ ज़रा, एक काफ़ी फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट हैं उनसे जब ये बात करते हैं तो वो ये कहते हैं इस मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक यहाँ एनएफसी अवार्ड हो। और एनएफसी अवार्ड के हवाले से वो कहते हैं कि खुद आईएमएफ ने भी ये एतराज़ किया था कि दुनिया में उसने इस तरह ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स नहीं देखा है कि जी सूबे 60% ले जाते हैं, 40% मरकज़ के पास होता है। मरकज़ का काम जो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो टारगेट को मीट करना होता है। और ये सारा पैसा तो और जमा भी टैक्स मरकज़ करती है, गालियां भी मरकज़ खाती है, लेकिन सारा पैसा तो चला जाता है सूबों की तरफ। और सूबों में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है सर कि वो उसकी यूटिलाइजेशन कर सकें, जिसकी बुनियाद पर करप्शन हो रहा है और दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि फिर वो अपनी रिसोर्सेज जनरेट नहीं करते क्योंकि उनको तो पैसा मिल रहा है और बहुत पैसा मिल रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? इसमें बहुत हद तक हकीकत है। आप डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, दो बड़े काम किए गए, एक 18वीं तरमीम थी और उसके बाद 7वां एनएफसी अवार्ड था। लोग ज़रा सा उसको आपस में मिला देते हैं। 18वीं तरमीम बहैसियत मजमूई एक अच्छी चीज़ थी। सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा, इस बात में मैं भी यकीन करता हूँ। लेकिन वो 18वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर से मुश्किलात भी पैदा हुई। ज़रा सा बेहतर अगर प्लानिंग हो जाती, मनसूबाबंदी हो जाती तो शायद वो मुश्किलात ना होती हैं। अरबी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, लेकिन बहैसियत मजबूरी वो एक अच्छा कदम था। 7th एनएफसी अवार्ड जो हुआ उसमें जो ऐसे आपने 57% वो चला गया सूबों के पास, 43% बचा आपके वफाक के पास। ये कौन सा वफाक? ये वो वफाक जिसके ऊपर कर्ज़ों का एक ऐसा बोझ कि सिर्फ उससे ही तकरीबन जो है वो ज़्यादातर पैसा, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो वहाँ पे चला जाता है। फिर पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है जिसके पड़ोस के अंदर 30 साल से जंग जारी है। पहले रूस ने आके कब्ज़ा किया हुआ, फिर अमेरिका की फ़ौज वहाँ पे बैठी है, दहशत गर्दी है, अलकायदा है, हर किस्म के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। वो तमाम जो बोझ जो है वो वफाक के ऊपर है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन आपका आइन कहता है कि ये एक दफ़ा आपने अवार्ड दे दिया तो वापस लिया नहीं जा सकता। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आईएमएफ ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि ये जो वफाक और सूबों का जो आपस में इक्तिसादी रिश्ता है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन वो आईएमएफ तो कह रहा है हमने तो अपने आइन के अंदर रहना है। लेकिन आगे अब हम इंतज़ार कर रहा था। मैंने तो आने के एक हफ़्ते के बाद ख़त लिखा था तमाम वज़राए आला को कि जी अपने मेंबर नॉमिनेट कर दें एनएफसी के लिए। अगला एनएफसी करने की बहुत ज़रूरत है और ये ज़रूरत है देखने के लिए कि किस तरीके से आइन के बंदिश के अंदर रहते हुए हम अपने काम, अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको इस तरीके से बाँटें, अपना बोझ इस तरीके से आपस में उसका बंटवारा करें कि सूबे भी फ़ाल रह सकें और वफाक भी फ़ाल रह सके। लेकिन सर ये इसमें हम देख जो हमने रिसर्च किया है कि एक तो उनकी कैपेसिटी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उन पैसों की यूटिलाइजेशन नहीं है। बहुत पैसे सर कहाँ जा रहे हैं, करप्शन भी हो रही है बहुत बड़ी तादाद में इसी बुनियाद पे, क्योंकि पैसा है। दूसरी तरफ सर
इन्होंने अपने जो रिसोर्सेस से जनरेट करना एक सूबे को करना चाहिए, वो तो हाथ में हाथ रख के बैठ गए। और अभी जैसे अभी बात हो रही थी कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, यही तो गलती हुई ना कि उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि वो अपनी कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए को बहुत ज़्यादा काम करें। कुछ उन्होंने काम किया है, लेकिन उनके ऊपर इस वक्त कोई इतना कोई दबाव नहीं है कि वो अपने लिए रिसोर्स जनरेशन करें, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी रकम जो है उनके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, कुछ सूबों में तो तकरीबन तमाम हिस्सा जो है वो वफाक से आ जाता है। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो डिज़ाइन का मसला ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ मैं सूबों के दिफा में ज़रूर कहूँगा कि जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल से वफाक की हुकूमत में बैठे हुए लोग जो थे वो करप्शन में किसी से कम नहीं थे और शायद सूबों से आगे ही थे। तो वो करप्शन जो है उसमें तो वफाक और सूबों में कोई ख़ास तफरीक नहीं रही पिछले 10 साल में कम से कम। ठीक है सर, ये पूरी दुनिया में होता है कि कोई दो मुल्कों के दरमियान जो हैं वो मिनिस्टर्स जाते हैं, ऑफिशियल सेक्रेटरीज जाते हैं, बातचीत होती है और मामला तय होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने मुआहदे होते हैं, साइन होता है। तो सर चाइना में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, उससे पहले ना मिनिस्टर्स गए, चाहे वो आप हों वज़ीर ख़जाना, चाहे कॉमर्स के मिनिस्टर हो, चाहे सेक्रेटरीज हों, चाहे ऑफिशियल्स हों, चाहे दूसरे मिनिस्टर्स हों, कि वो जाके पहले उन में मुआहदा करते और फिर प्राइम मिनिस्टर जाते और सिर्फ सिग्नेचर होता। तो दुनिया में ऐसा होता नहीं है। जो ये हुआ है ये गलती है, क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेक्रेटरी और ऑफिशियल्स गए हैं उनको वो अहमियत नहीं मिली चाइना में। क्या कहेंगे सर? नहीं सर, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और जिसने भी ये कहा है उसको शायद नहीं मामलात का पता कि किस तरीके से हो रहे थे। इसकी तैयारी जो है वो 2 माह से हो रही थी। ये जो दौरा था उसकी डेट जो है उसका तयन जो है वो हमारी जो बाहमी एक दूसरे के साथ रिश्ता है ये उससे नहीं जुड़ा हुआ था। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। चाइना दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जहाँ एक मुल्क जो है वो ये कह रहा था कि वो बाकी दुनिया के ममालिक से अपने मुल्क के अंदर जो है वो इंपोर्ट्स के अंदर, दरामदात के अंदर इजाफा करना चाहता है। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्रेंस थी। उसके अंदर एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खुसूसी अहमियत देना चाहते थे। जो 4 मेन चीफ गेस्ट थे उसके अंदर शामिल किया उन्होंने पाकिस्तान को। तो ये इन्विटेशन हमारे पास रखा हुआ था। जिस वक्त हम हुकूमत में आए उसके फ़ौरी बाद जो है ये डेट सेट हो चुकी थी। जहाँ तक हमारे जो ट्रेड के मामले में, जो तिजारत के मामले में और जो फाइनेंस के मामले में थे, वो जैसे मैंने कहा कि वो पूरी तफसीली आपस में एक्सचेंज हुआ। उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, हमारी यहाँ से एक्सचेंजेस होती रहीं। उसके बाद वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म चाइना को ख़त लिखा जिसके अंदर पूरा वो डॉक्यूमेंट किया गया, हमारी जो बातचीत होती रही थी उसको डॉक्यूमेंट किया गया। और इसीलिए जब हम वहाँ पर गए तो पहली बड़ी मीटिंग जो हमारी थी वो चीन के सदर के साथ थी। चीन के सदर खड़े हुए, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर, अभी वज़ीर आज़म ने कोई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोई उनसे बात नहीं उनके सामने रखी थी कि हम क्या, उस मीटिंग के अंदर वो पहले जो हो चुका था, जाने से पहले वो हो चुका था, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने कोई बात नहीं रखी थी कि हमें क्या चाहिए। और एक एक पॉइंट करके सदर ने हमें उसके जवाबात दिए। उसूली तौर के ऊपर बिल्कुल उन्होंने इत्तफाक किया और जाहिर है वो पहले से होमवर्क हुआ था, इसलिए उन्होंने इत्तफाक किया। और उसके बाद उसकी जो डिटेल्स हैं उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व थी। उसकी डिटेल सिर्फ वर्कआउट हो रही है, उसूली तौर पे मायदा हुआ हुआ है। और सिर्फ उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो खुल के इंसान बता भी नहीं सकता है कि चीन ने हमसे कुछ दरख्वास्त भी की थी को खुसूसी वो हमारे लिए रियायत दे रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा था कि जी बहुत ज़्यादा अगर आप नाम बताएं तफसील तो मेहरबानी होगी। कुछ उसका भी इसके अंदर मामला है। ठीक है सर, मैं आता हूँ एक इसके ऊपर कि आपने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी। मैं अभी दिखा नहीं सकता, दिखाना चाहूँ, बड़ी अच्छी तकरीर थी और वो थी बजट तकरीर आपने पार्लियामेंट में की थी जिसकी बड़ी पजीराई मिली थी। और आपने उसमें एक जुमला बोला था सर, आपने ये कहा था कि जी ये जो माशी बहरान है, तबाही है, ये आपकी सोचों से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरा आपसे, और आपने सारी जिम्मेदारी रखी थी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के ऊपर। तो मेरा एक सवाल है सर कि इसहाक डार अकेले नहीं थे सर, उनकी एक पूरी टीम थी जो ये इस मुआशी बहरान की जिम्मेदार है। इसहाक डार समेत वो तमाम लोग,
तो जब इतनी बुरे हालात मुआशी पहुंचे थे और ये पूरी इस टीम की बुनियाद पे पहुंचे थे इंक्लूडिंग इसाक डार, तो सर असद उमर साहब उसी टीम का हिस्सा हैं, वो टीम उनके साथ है, चाहे वो सेक्रेटरी फाइनेंस हो, चाहे वो स्पेशल सेक्रेटरी हो, चाहे वो आपके एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट खाकान नजीब साहब हों। तो सर ये तो वही टीम आपने ली हुई है जो इसाक डार की। तो जो टीम इसाक डार को मुआशी बहरान में फंसा गई वो असद उमर को क्यों निकालेगी सर? क्या कहेंगे सर इस पे? सर दो चीज़ें इसके अंदर। पहली बात तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं बता दूं कि सेक्रेटरी फाइनेंस जो अभी हैं आरिफ खान, ये इसाक डार साहब के साथ सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं थे, ये उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस लगाए गए। जो स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस थे उनके साथ तारिक पाशा, वो अब नहीं है यहाँ पर, वो भी जा चुके हैं। जो स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस थे जब मैं यहाँ पे आया, वो भी अब स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं है, वो दूसरी एक पोजीशन में, एक और अहम पोजीशन के अंदर गए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है। अगर असद उमर बैठ के आपको ये बोलता है कि जी मैं क्या करूं, मेरी नीचे जो टीम है ना, ये टीम ठीक नहीं है, तो ये बहाना जो है ना किसी को मानना नहीं चाहिए। जो डिलीवरी की जिम्मेदारी है, लोगों ने वोट डाल के असद उमर को भेजा, मिनिस्ट्री की कुर्सी पे असद उमर बैठे हुए। असद उमर अपने रिजल्ट्स के, अपनी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार हैं। जो सिविल सर्विस है, वो सिविल सर्विस तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। उस परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर जाहिर है लोगों को हर हुकूमत के साथ काम करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल में ऐसे होते हैं जो ज़ाती तौर पर फिर किसी एक सियासी फरीक के साथ जुड़ जाते हैं, और उसमें बड़े मशहूर नाम है, मैं उनका प्रोग्राम में नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का भी हमें पता है। और ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं कि वो जो भी हुकूमत है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी यही है। उनकी जिम्मेदारी तो ये नहीं है कि वो अपना कोई आइडियोलॉजी लेकर आएँ और उसी आइडियोलॉजी को इम्पोज करें। सो टीम अगर अच्छी है तो वो भी मेरी क्रेडिट है, और अगर टीम कमज़ोर है तो ये भी मेरी कमज़ोरी है। मैं ये बहाना नहीं कल आपके सामने बैठ के बना सकता कि जी मैं क्या करूं, मुझे तो टीम ऐसी मिली थी। जो मेरे ख्याल में टीम में जो डिलीवर कर सकता है उसको मैंने रखा हुआ है। टीम, अगर आप लार्जर फाइनेंस की पोजीशंस देखें तो आपको नजर आएगा बहुत सारी पोजीशंस के अंदर आपको तब्दीली नजर आएगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की चीफ बदल चुके हैं, दो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के बदल चुके हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के चीफ बदल चुके हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो लीड टीम थी वो बदल चुके हैं, ज़राई तरक्याती बैंक के चीफ बदल चुके हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक की CEO बदल चुकी हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत जगह हमने तब्दीलियां भी की हैं। यकीनन सर बड़ी ज़बरदस्त कानून, मसलन इसमें बड़ी ज़बरदस्त राय भी आई, क्योंकि ये फैसला जो है वो कैबिनेट के ज़रिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के ज़रिए फाइनेंस मिनिस्टर को दे दिया गया था, जो कि गलत था, और इस तरीके से आपने इसको वापस लिया और एक्चुअल रूल्स जो ऑफ लॉ को जो है इम्प्लीमेंट किया, और वो सारे फारिग हुए। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूं और फिर एक बहुत ही अहम इदारा है उसके ऊपर भी सवाल उठाऊंगा, और नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे वापस आता हूं। वेलकम बैक। सर स्टेट बैंक का जो इदारा है वो बहुत अहम इदारा है सर, और ये मानेंगे सर कि ये इदारे पे जो गवर्नर लगाए गए हैं वो पिछली हुकूमत के खाकान अब्बासी साहब के लगाए गए। मुझे याद पड़ता है सर कि इन्होंने कैबिनेट में एक अपने राइटिंग से एक समरी मूव की थी, एक लेटर मूव किया था, और कैबिनेट को बताया था कि 200 बिलियन डॉलर जो हैं वो स्विस अकाउंट में पड़े हैं, जिसके ऊपर सर मुझे याद पड़ता है आपने भी बात की है, बहुत लोगों ने भी बात की थी कि वो पैसा वापस लाना चाहिए। तो सर अब आपकी हुकूमत है, वही गवर्नर साहब हैं, 200 बिलियन डॉलर लाने की बात है, क्या कहेंगे सर? इसमें कोई गलती हुई है या ये न्यूज़ सही थी? सर ये जब हमारी हुकूमत आई तो जो
पहले बिल्कुल शुरू में काम किए कि उसमें से एक यही हमने कहा कि ये बहुत बड़ा सवाल है, और उसकी लोगों को याद दहानी के लिए कि वो इमरान खान ने इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि $200 बिलियन बाहर रखे हुए हैं, या असद उमर ने नहीं, वो इसहाक डार साहब ने, वजीर ख़जाना ने फ्लोर ऑफ द हाउस, मेरा एक सवाल था उसके जवाब में उन्होंने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया था कि $200 बिलियन पाकिस्तानियों के स्विस अकाउंट्स में रखे हुए हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उससे पहले तारिक बाजवा एज फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा था, एक मेमो लिखा था जिसके अंदर यही बात की गई थी। तो हमने हमारे SAPM अकाउंटेबिलिटी जो हैं शहजाद अकबर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की थी इसको देखने के लिए। उनकी जो इनिशियल फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि उसकी बुनियाद जो है वो कोई ठोस बुनियाद नहीं थी जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि $200 बिलियन वहाँ पे स्विस बैंक में रखे हुए हैं या नहीं। लेकिन स्विस बैंक्स में पैसे कितने पड़े हुए हैं उसके लिए उसके पीछे हम ज़रूर पड़े हुए। वो शहजाद अकबर साहब जो हैं उसके ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस भी कर चुके हैं। हमें एक मायदे की ज़रूरत है स्विट्ज़रलैंड के साथ जो अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद ये थी कि नवंबर के आखिर तक हो जाएगा, देखिए नवंबर के आखिर में नहीं हुआ, तो उसके पीछे हम ज़रूर जाएंगे और ये ज़रूर पता करवाना है कि वो पैसे पाकिस्तानियों के कितने पड़े हुए हैं वहाँ पे। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि सिर्फ आज के नहीं, क्योंकि अब तो 4 साल गुजर गए, अब तो लोगों ने निकलवा लिए होंगे, लेकिन उस वक्त वाकई में कितने पड़े थे सर। लेकिन मेरा सवाल इससे रिलेटेड है और आप ज़हीन आदमी हैं सर, वो ये है कि तारिक बाजवा साहब जो रिटायर्ड DMG ऑफिसर हैं सर, ठीक है ना, एक तो क्वालिफिकेशन मीट करते हैं नहीं करते हैं वो आप जानते हैं सर, हम भी बहुत कुछ जानते हैं। दूसरा एक ऐसा अफसर जिसने अपने राइटिंग में एक गलत इंफॉर्मेशन दी, वो आज भी स्टेट बैंक ऑफ का गवर्नर है सर आपकी हुकूमत में। क्या पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता है जो इस पोस्ट के लिए अहल हो? जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, यही हुकूमत, तो सर एक शख्स जो DMG ग्रुप का है जिसकी इन राइटिंग इनकॉम्पिटेंसी नजर आ रही है, इंफॉर्मेशन नॉलेज नजर आ रही है, काम नजर आ रहा है, तो सर क्या कहेंगे? सर ये पहली बात तो DMG के पहले अफसर नहीं है जो स्टेट बैंक के गवर्नर बने, इससे पहले भी DMG ऑफिसर्स बन चुके हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए वो एक अलग बहस है। देखिए स्टेट बैंक के इदारे की तहरीक इंसाफ क्या कहती रही, असद उमर क्या कहते रहे, हम बार बार क्या कहते हैं कि इदारे जो हैं वो खुद मुख्तार होने चाहिए, उसके अंदर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अभी भी हमारी वही पॉलिसी है। स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंस है वो तो एक बहुत ही कलीदी चीज़ है, वो पुराने IMF प्रोग्राम्स का भी हिस्सा रही है और सारी दुनिया ये हमें जो तजुर्बा है वो ये है कि अगर सेंट्रल बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है तो उसके इंडिपेंडेंस से मुल्क की मईशत पे बहुत मस्बत असरात आते हैं। इंडिपेंडेंस की एक बड़ी शर्त ये है कि जो उसको लीड करेगा उसकी सिक्योरिटी हो टेन्योर की। अगर तो गैर कानूनी तरीके से अपॉइंटमेंट की गई है उनकी, या उनकी कोई चोरी करप्शन पकड़ी जाती है, तो फिर तो बिल्कुल इंटरवीन करना चाहिए। फिर उनके पास ये खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि अपॉइंट हो गए थे और वो इंडिपेंडेंट अदारा है इसलिए चलते रहें। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेरे ख्याल में वो बेहतरीन अपॉइंटमेंट है ये नहीं है, अगर मैं ये करने शुरू कर दूं तो डॉक्टर साहब फिर इंडिपेंडेंस की किधर गई स्टेट बैंक की। इसलिए ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि अगर हमारे ख्याल में ये अपॉइंटमेंट से और अपॉइंटमेंट बेहतर हो, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा वो बेहतर हैं या नहीं है, लेकिन रिगार्डलेस मैं एक उसूल की बात कर रहा हूँ। उसूली तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर जब एक दफ़ा अपॉइंट हो जाए, हुकूमत को उसको हटाना सिर्फ उस सूरत में चाहिए जब कोई करप्शन पकड़ी जाए या उसकी अपॉइंटमेंट की ही वो गैर कानूनी हो। मसलन अगर आपको ये के सामने आ जाए, टेन्योर पोस्ट है, ठीक है सर, उसको प्रोटेक्शन हासिल है और इंडिपेंडेंट है, सही है सर, लेकिन अगर कोई आपके पास गवर्नर स्टेट बैंक की कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाए जो मुनासिब नहीं हो उनकी कारकर्दगी के लिहाज से, उनकी अपॉइंटमेंट के लिहाज से, तो फिर सर आप एक्शन लेंगे? फर्ज कीजिए हम आप तक पहुंचाएं। अगर अपॉइंटमेंट के अंदर कोई कानूनी उसके अंदर सुखम है तो वो जैसे हमने एक्शन लिया, आपने खुद ये भी जिस तरीके से बताया, जहां हमें नजर आया सही अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी तो हमने बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोगों को रिमूव कर दिया कि अपॉइंटमेंट का जब बुनियादी ठीक नहीं, उसको कानून में कहते हैं एब इनिशियो वॉइड हो गया, तो वो तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो सर ओगरा की चेयरमैन की जी अपॉइंटमेंट जो है वो गलत है। मैं ये आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन जनरली एक बात कर रहा हूं, जनाब उज़मा आदिल साहबा का प्रूफ हमारे पास है। नादरा के चेयरमैन जो है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो सर अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है सर,
उसकी रिपोर्ट, उसकी सबूत भी हमारे पास हैं। इसी तरीके से सर आपके OGDCL का जो जाहिद मीर साहब की अपॉइंटमेंट है वो भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहरहाल ये आपसे रिलेटेड नहीं है। मैं आता हूं सर, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैं ये चाहूंगा आज सर, एक दिन बाकी है, फ्यूचर प्लानिंग सर, फ्यूचर प्लान आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, माशी पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है। क्या फ्यूचर प्लानिंग है सर? मेरे पास 4 मिनट है सर आपके लिए। डॉक्टर साहब, ये हमने पिछले 100 दिन जो इस्तेमाल किए ना, एक तरफ तो ये बहरान था जिसके साथ हमने डील करना था, IMF, दोस्त ममालिक और वो सब, जैसे आपने कहा, चक्कर लगाते रहे। उसके साथ साथ, उसके बावजूद कि हम एक बहरान की कैफियत से का शिकार थे, हमने कहा कि जब तक वो दूररस प्लानिंग नहीं होगी, जब तक वो पॉलिसियाँ नहीं होंगी जिनकी बुनियाद के ऊपर मुस्तकिल तौर पर हम इस मुश्किलात से निकल सके, तो सिर्फ इस बहरान पे काबू पाना जो है वो नाकाफ़ी है। और वही हमने तमाम पॉलिसी जो है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस कैसे बढ़ानी है, अपने बैंकिंग निज़ाम के अंदर कैसे बेहतरी करनी है, हाउसिंग का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए किस तरह फाइनेंसिंग अवेलेबल करनी है, स्मॉल एंड मीडियम जो छोटी और दरमियानी जो सनतें हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की, स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है, उसको कैसे पूरा करना है। IT जो फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंस की बहुत बड़ा एक इनकलाब आ रहा है दुनिया के अंदर, उसको हमने किस तरीके से प्रमोट करना है, उसको फाइनेंसिंग कैसे अवेलेबल करके देनी है। जो डेट है, जो एग्रीकल्चर 24-25 खरब रुपए का कर्जा है पाकिस्तान के, उसको प्रोफेशनली किस तरीके से मैनेज करना है, और इस तरीके की बहुत सारी और चीजें जो हैं उनकी पॉलिसियां बाकायदा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक हमने बनाई थी। उस इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में 5 टीम्स बनी, उन 5 टीम्स ने अपनी सिफारिशात दी, हमारी आपस में डिस्कशन हुई, वो फाइनल करके वजीर आजम को प्रेजेंट की गई और वजीर आजम ने उनकी मंजूरी दे दी है। और अब उनकी जो है, ये पहले 100 दिन के अंदर हमने ये वादा किया था कि ये तमाम पॉलिसियां जो हैं मुकम्मल कर लेंगे, वो मुकम्मल हो गई। अब इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग कमिटीज बनाई जा रही हैं ताकि वो मंसूबा जो है वो सिर्फ एक दराज में ना रखा रहे, बल्कि उसके ऊपर बाकायदा अमल हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, अगर कहीं कोताही नजर आ रही है तो वहां पर उसकी करेक्शन की जा सके। अच्छा सर, मैं यहां एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा। CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए सर, मौजूदा हुकूमत इसके ऊपर बहुत कंसंट्रेट कर रही है। CPEC में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 9 इंडस्ट्रियल जोन है सर। मेरा एक सवाल है सर कि क्या इस पे काम हो रहा है कि हर साल एक इंडस्ट्रियल जोन दे दें, एक चीज़, और क्या इस इंडस्ट्रियल जोन को जब आप बनाएंगे या बनने जा रहा है उसको आप बेनिफिट्स देंगे तो उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान में जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा सर? क्या कहेंगे? बस ये सर ये डॉक्टर साहब है तो CPEC के प्लानिंग मिनिस्टर के उनके परव्यू के अंदर आता है, लेकिन मैं मोटा मोटा अगर आपको बात बताऊं, बिल्कुल अगली हमने स्टेज के ऊपर CPEC को लेके जाना है, यहाँ पे सनतें लगनी है, उसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उसका एक अहम किरदार है, लेकिन वो वाहिद तरीका नहीं है। उसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की जो कंपनीज हैं उनके दरमियान जो है इश्तराक बढ़ाया जा सके और सरमायाकारी की जा सके, सनत को उठाया जा सके, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी एक अहम किरदार है। तो बिल्कुल इस वक्त बदकिस्मती से जितना काम होना चाहिए था पिछले 4 साल के अंदर उनकी फिजिबिलिटी बनने के लिए, उनको तैयार होने के लिए, वो उतना नहीं हो सका। अब उसको प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। सो एक तो वो उसके ऊपर बहुत जोर डाला जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक नहीं है। हमने जो पाकिस्तान से चीन को जो बरामदात करनी है उसके लिए बड़ी खुसूसी, और वो FTA का एक रिवाइज्ड FPA फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और चाइना का है, जो पुराना ख़त्म हो गया है, उस पर दोबारा से काम हो रहा है कि इस दफ़ा वो चीज़ें हों जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सके। पिछला तो FTA हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान और चीन का जितना तजारत का खसारा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको भी हमने रिवर्स करना है। वो भी एक नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो अगला जो फेज़ होगा CPEC का, उसमें जो तरजीहात होंगी यही कि पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार पैदा किया जा सके, यहाँ सनती पैदावार बढ़ाई जा सके, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारी बरामदात हैं उनको बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही है। ट्रेड आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 5 ममालिक के दरमियान सब फायदा अगर सिर्फ है तो श्रीलंका है, जबकि चाइना और पाकिस्तान का बहुत बड़ा परसेंटेज है, उसमें 75 चाइना है और 25
पाकिस्तान और ट्रेड इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा था, लेकिन बहुत अच्छा फायदा हुआ सर कि आपने इसको लोकल करेंसी पे किया। आखिरी जुमला सर, आखिरी, बिल्कुल समझिए सर, 30 सेकंड है। आप इंडस्ट्रीज पे तो जोर दे रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस है सर, क्या कहेंगे? एसएमई सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल सनतें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 सेकंड सर। बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर कोई भी ऐसी चीज़ और पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पे सरमायाकारी करें और 6 महीने के बाद आपको उसकी बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाए। इसीलिए हमने इस मुश्किल हालात के बावजूद जो ट्यूबवेल थे उसकी कीमत जो बिजली की है वो आधी कर दी, यूरिया जो है उसके ऊपर हमने मजीद सब्सिडी दी ताकि इंपोर्ट की जा सके, कोई शॉर्टेज ना हो। लेकिन एक मरबूत, उसके ऊपर मैं बराह रास्त काम नहीं करा, लेकिन एक बड़े मरबूत प्रोग्राम एग्रीकल्चर का भी जो है वो फाइनल किया गया है और उसकी भी वज़ीर आज़म अनाउंसमेंट करेंगे। जब तक हम एग्रीकल्चर को बेहतर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा जो है वो ख्वाब ही रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती हमें टाइम दिया। ये थे वफाकी वजीर खजाना इक़्तिसादी अमूर जनाब असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत तशनगी रही, किसी स्टेज पर और बात करेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ गो हैं आपके लिए। और डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।